फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम वेलकम करते हैं आप इंग्लिश वाला चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि क्लास 10th या 12th या कोई भी क्लास का हो, आपके सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे नंबर आप बहुत अच्छा उठा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है और किस जगह सेंटेंस पे कैसे चिन्हों का यूज़ किया जाता है। तो आज हम वीडियोज़ के माध्यम से जानेंगे। जो भी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ये, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड से बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क यानी कि इसको बोलते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग। तो इसको हम जानते हैं कि भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग, ठीक है, भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। ये भाषा को स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनाते हैं। अंग्रेजी भाषा में मुख्य रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। यानी कि जो आपके पंक्चुएशन मार्क्स है, ये आपके सेंटेंस को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को बनाते हैं। यानी कि उसका मीनिंग्स क्या होना चाहिए सही रूप से, उसके लिए यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप मार्क का यूज सही से नहीं करते हैं तो उसका मीनिंग, सेंटेंस का जो आपका मीनिंग होता है, उसका अर्थ बदल जाता है। तो चलिए हम जानेंगे कि कौन से मार्क का यूज कहाँ पे करना चाहिए और कौन सा कैसा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे हमारा आता है, नंबर 1 पे हमारा आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। इसका यूज अक्सर वहाँ पे होता है, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में तथा किसी शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ होता है। यानी कि आप कोई भी सेंटेंस देखे होंगे, आपके ट्रांसलेशन भी बनाए होंगे, बुक्स में भी आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई एक सेंटेंस एंड होता है, उसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा हुआ मिल जाएगा, या फिर किसी संक्षिप्त रूप के साथ होता है, या फिर कोई बात कोई शॉर्ट में बोल रहे हैं तो उस बात को पूरा करने के लिए लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, आई हैव रीड ए बुक। यानी कि यहाँ पे आई हैव रीड ए बुक दिया गया है, तो इसमें देख रहे हैं ना, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं आपकी फुल स्टॉप यहाँ पे लगा हुआ है। और नेक्स्ट जैसे आपको कोई बात कही गई कि ही इज एन एम ए, यहाँ पे उसके पोस्ट के बारे में बात की गई है कि ही इज एन एम ए। तो यहाँ पे पोस्ट के लिए बात की गई जो कि संक्षिप्त रूप है उसका, तो यहाँ पे भी लास्ट में आप देखेंगे फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो इसी तरह के वाक्यों के लिए जहाँ पे आपके वाक्य यानी कि सेंटेंस आपका कंप्लीट हो, या फिर कोई शॉर्ट नॉलेज आप देना चाहते हैं, तो उसके लास्ट में आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको फुल स्टॉप का यूज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कामा के बारे में। नंबर 2 पे हमारा आता है कामा। कामा यानी होता है अल्प विराम। इसका प्रयोग कम समय तक रुकने के लिए होता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा रुकने के लिए यहाँ पे कामास का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी का नाम कंटिन्यू आ रहा है, तो अगर वहाँ पे आप एंड का यूज नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप कामा का यूज करके इजिली आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, राम इज इंटेलिजेंट, कामा ऑनेस्ट एंड एक्टिव। यानी कि राम इंटेलिजेंट है और यहाँ पे एंड का यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कामा लगा के ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट भी है, और एंड एक्टिव। यानी कि जहाँ पे एंड का यूज हो जाता है वहाँ पे आपको कामा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपका एंड का यूज नहीं हो पा रहा है और दो वर्ड्स आ रहे हैं एक साथ, तो वहाँ पे आप कामा लगा के उनकी विशेषताओं को नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में आप दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे आया हुआ है 2 वर्ड्स। जैसे कि राम इज इंटेलिजेंट, यानी कि राम बुद्धिमान भी है, एंड यहाँ पे एंड नहीं लगा है तो कामा देखिए ऑनेस्ट और ईमानदार भी है, एंड एक्टिव, और वो बहुत एक्टिव भी रहता है। तो ये था हमारे कामा का प्रयोग। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेमी कॉलन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 3 पे हमारा आता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन यानी कि अर्धविराम। ये होता है, यह कामा से अधिक विराम प्रकट करता है। यानी कि कामा तो थोड़े देर के लिए लगता है, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा समय के लिए, जहाँ पे चाहिए हमें टाइम, वहाँ के लिए ये अर्धविराम यानी कि सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। इसका चिन्ह आप देख सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, लेट पीटी जवाहरलाल नेहरू वाज ए ग्रेट मैन, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, ही वाज एन ऑनेस्ट मैन, फिर सेमी कॉलन, और ही सर्व द मदरलैंड वेरी मच। यानी कि लेट पीटी जवाहरलाल नेहरू वाज ए ग्रेट मैन, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, यानी कि महान व्यक्ति थे। और सेमी कॉलन रुकने के बाद कुछ देर, उसके बाद फिर ही वाज एन ऑनेस्ट मैन, और वो बहुत ईमानदार भी थे। यहाँ पे अर्धविराम दिया गया है, यानी कि सेमी कॉलन। उसके बाद ही सर्व द मदरलैंड वेरी मच, और वह मदरलैंड यानी कि हमारी मातृभूमि की सेवा करते थे। ठीक है, वो मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं और उनकी सेवा करते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पहला जो सेंटेंस आपका है, लेट पीटी जवाहरलाल नेहरू वाज ए ग्रेट मैन, यहाँ पे इतना सेंटेंस बोलने के बाद अर्धविराम दिया गया है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है, ही वाज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे फिर आपका सेमी कॉलन दिया गया है।
उसका फिर नेक्स्ट आपका सेंटेंस है ही सर्व द मदरलैंड वेरी मच। और यहाँ पे जैसे ही आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप देखने को मिल जाता है, यानी कि पूर्ण विराम, जिसको आपको मैंने पहले बताया था कि जहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है या फिर संक्षिप्त शॉर्ट कोई नॉलेज कंप्लीट होता है, तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो इस तरह लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज हुआ है और आपको सेमी कॉलन यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है कि सेमी कॉलन कहाँ पे लगता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट की, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा चिन्ह आता है यहाँ पे बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे नंबर 4 पे हमारा आता है क्वेश्चन मार्क, जिसको आप इंट्रोगेटिव मार्क भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्न सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। यानी कि आपको ऐसा सेंटेंस जहाँ पे उस सेंटेंस को सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि वहाँ पे आपसे कुछ पूछा जा रहा है या कोई आपसे कुछ पूछ रहा है या कहने के लिए बोला है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए उसके लास्ट में आपका हिंदी हो चाहे इंग्लिश, वहाँ पे आप उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में, वाई डिड यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए। वाई डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आए। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई के माध्यम से यहाँ पे देख रहे हो, वाई जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इससे पता चला है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यानी कि आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर कर रहा है तो आप क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात कर रहे, कोई कुछ पूछा जा रहा है, तो आप बिना सोचे समझे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर 5 पे हमारा आता है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक है, नंबर 5 पे हमारा आता है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसमें विस्मयादिबोधक, इसका मतलब ये होता है कि इसका प्रयोग संबोधन तथा आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि का भाव प्रकट करने के लिए होता है। इसका मतलब संबोधन, या फिर किसी चीज को आप संबोधित कर रहे हैं, किसी को संबोधित करके बोलते हैं। आपने मंच पे सुना होगा किसी को भाषण देके किसी को संबोधित करके बोला जाता है उनके बारे में। और आश्चर्य यानी कि सरप्राइज, आपको कोई चीज देख के सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पे शोक यानी कि ग्रीफ यानी शारो, जो आपको तकलीफ होता है, जो तकलीफ से रिलेटेड कोई बात की जाती है, तो वहाँ पे शोक की बात की। और हर्ष जैसे आपको खुशी होती है, इस तरह से आपने इंग्लिश में सुना होगा कि जैसे कोई मैच वन द मैच, अगर मैच जीत गया या फिर कोई खुशी की बात होगी तो हर्ष उत्पन्न होता है। यानी कि यहाँ पे फीलिंग्स की बात की गई कि जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है ये आपके फीलिंग्स को दर्शाता है। ठीक है, जो हार्ट से रिलेटेड फीलिंग होती है आपकी, और इसका भाव प्रकट करने के लिए होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे कि ओ मोहन, यहाँ पे मोहन को संबोधित किया गया। ठीक है, मोहन को संबोधित करके बोला गया ओ मोहन। उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया। उसके बाद कहते हैं रीड दिस बुक। ओ मोहन यानी मोहन से कहा गया है कि रीड दिस बुक, यह किताब पढ़ने के लिए मोहन से कहा गया। और लास्ट में जैसे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोहन को संबोधित करने के लिए यहाँ पे ये चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग होने से ये पता चल रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मोहन को संबोधित करके कोई सेंटेंस बोला जा रहा है। और नेक्स्ट हमारा आता है एलाश, यू हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। यानी कि यहाँ पे एलाश, यहाँ पे शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, तकलीफ को यानी कि दुख की बात हो रही है कि एलाश माने ओहो, यू हैव फेल्ड इन दिस एग्जामिनेशन, यानी कि आप इस एग्जाम में या तुम इस एग्जाम में फेल हो गए, फेल हो चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में फेल होने की बात की गई जिसकी वजह से वो दुखी है। ठीक है, तो यहाँ पे शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है। देख रहे हैं दोनों भी आपके हर्ट्स की फीलिंग है। यहाँ पे अगर आप किसी को संबोधित कर रहे हैं वो भी एक तरह की फीलिंग है, संबोधित करके बोलते हैं, और यहाँ पे शोक का भाव आ रहा है तो उसके लिए भी यूज किया गया है। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नंबर 6 हमारा है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा का यूज आपने बहुत जगह पे किया होगा, जैसे कि आप नरेशन में तो इसका बहुत ज़्यादा ही यूज होता है और लोगों को लगता है कि यहाँ पे कामास का यूज बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कामास कहीं भी कैसे भी लगा देते हैं, पर इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हैं कि कामास का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके एक जगह पे यूज करने से इसके रूल्स और इसके जो मीनिंग्स होते हैं उसमें अर्थ उसके बदल जाते हैं। जैसे कि हम चलिए इस पर बात करते हैं पहले इन्वर्टेड कामास को। इन्वर्टेड कामा का मार्क आप देख रहे हैं, जब किसी व्यक्ति की कही हुई बात ठीक उसी तरह लिखा जाता है तो वहां पर इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है। यानी कि कोई सेंटेंस, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच आप पढ़े होंगे नरेशन में, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है, स्पीकर होता है, जो कि कहने वाली बात होता है, और जो उसकी जो बात करता है वो आपका इन्वर्टेड कामा में आप देखेंगे कि वो इन्वर्टेड कामा में लिखे जाते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो भी बात रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हम लोग इन्वर्टेड कामास के अंडर लिखते हैं। क्यों? कि वो किसी के व्यक्ति के द्वारा कही गई बात होती है और जो उसने बात कही है उसको हम इन्वर्टेड कामास में क्लोज करते हैं। यानी आप ये भी देखेंगे कि कभी कभी आपके बुक्स में रिलेटेड आपके राइटर होते हैं
उनके द्वारा कोई भी डिफिनेशन दिया रहता है तो देखेंगे आप उस डिफिनेशन को इन्वर्टेड कामा से क्लोज किया जाता है, कवर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के द्वारा कही गई बात है, इस वजह से उसको इन्वर्टेड कामा से करने से ये पता चलता है कि उनके द्वारा दिया गया कोटेशन या फिर कोई डिफिनेशन है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि द टीचर सेड टू मी कामा, यानी कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा कामा, फिर इन्वर्टेड कामा में जो बात कही उसके बारे में बताया गया कि उन्होंने क्या बात कही। इन्वर्टेड कामा में कहा कि गो होम, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप, यानी कि द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा कि गो होम, कि घर चले जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीचर जो कह रहा है उसको तो सिंगल कामा में बंद किया गया है, लेकिन जो उन्होंने बात कही गई है, जब किसी व्यक्ति को कही हुई बात है तो वहाँ पे जब इसकी कही हुई बात क्या है, गो होम, यानी कि टीचर जो बात बोल रहे हैं घर जाने की बात बोल रहे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कामा में इसको क्लोज कर दिया गया है। तो इसी तरह से हम इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं। अभी आप चिंता मत करिए, आपको अगर नहीं समझाएगा तो हम इसके आगे एग्जाम्पल करेंगे, 2-3 ठो एग्जाम्पल करके आप उसके माध्यम से भी हम आपको बताएंगे, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। और बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, और हम हमसे जो भी हो सकता है हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 7 पे, आप आता है नंबर 7 पे आपका आता है एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ यानी कि देख सकते हैं आपका छोटा सा यहाँ पे कामा के रूप में ऊपर की तरफ लगता है। इसका प्रयोग प्रायः सजीव वस्तुओं के साथ अधिकार प्रकट करने के लिए होता है। सजीव वस्तुएं यानी कि जो भी चीज, जैसे जीवित प्राणी होते हैं, प्राणियों के साथ जो जीवित हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स जिसको बोलते हैं आप, इसका प्रयोग प्रायः सजीव वस्तुओं के साथ अधिकार यानी कि किसी से किसी का अधिकार प्रकट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप से यहाँ पे समझ सकते हैं कि दिस इज मोहन्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप एपोस्ट्रॉफ लगा हुआ है, दिस इज मोहन्स हाउस, यानी कि यह मोहन का घर है। मोहन्स हाउस, यहाँ पे इस का यूज ना करके एपोस्ट्रॉफ यूज करके एस लगा दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहन का अधिकार हाउस पे प्रकट हो रहा है, यानी कि जो मोहन है वो उसका अधिकार दिखा रहा है कि ये मोहन का घर है। ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है अधिकार प्रकट करने के लिए। अब मोहन आप जानते हैं सजीव प्राणी है जिसका एक वस्तु से अधिकार प्रकट किया गया। नेक्स्ट हमारा है आई कांट टेल यू वेयर ही लिव्ड। आई कांट, मैं नहीं कह सकता या मैं नहीं बता सकता, टेल यू तुम्हें, कि यू वेयर ही लिव्ड, कि वह कहाँ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी जो कांट लगा है, यहाँ पे कांट यानी कि मना कर रहा है, नहीं बता सकता है, उसका अधिकार पर है वह कहाँ रहता है। वह से यहाँ पे यू का अधिकार बताया जा रहा है कि वो उसको नहीं बता सकता है कि वह कहाँ रहता है। तो यहाँ पे कांट के लिए भी यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है। ठीक है, तब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 8 पे आता है हमारा कॉलन। कॉलन यानी कि आप देख रहे हो डबल बिंदु जो आपको दिया गया है, डबल फुल स्टॉप है, इसको कॉलन बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग विरोधी भाव को स्पष्ट करने के लिए होता है। विरोधी भाव यानी कि जानते हैं किसी के एक दूसरे के विरोध में, आपको अपोजिट वर्ड है, अभी कहते हैं ना एक दूसरे के अपोजिट में आप जो भी वर्ड्स बोलेंगे उसको विरोधी भाव बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसके लिए यहाँ पे हमारा इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे दिया है मैन प्रपोजेस, फिर लगाया आपका कॉलन, फिर गॉड डिस्पोजेस, यानी कि मैन प्रपोजेस, मैन माने कि आदमी ने प्रस्ताव रखा, और गॉड डिस्पोजेस, और गॉड ने उसको क्या किया, अस्वीकार कर दिया। यानी कि प्रपोजेस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसके विरोध कर दिया गया इस बात का, यानी किसी ने मैन ने प्रपोज किया, जो भी प्रपोजल रखा उसको गॉड ने क्या किया, डिस्पोज कर दिया, यानी कि उसको बात को काट दिया या फिर उसको अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पे एक दूसरे के विरोध है, यानी कि मैन की बातों का विरोध किया गया है। ठीक है, गॉड के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विरोधाभाव सेंटेंस होने के कारण यहाँ पे आपको कॉलन का यूज देखने को आपको मिलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपका 9 नंबर पे आपका आता है कॉलन एंड डैश। ठीक है, नंबर 9 पे हमारा आता है कॉलन एंड डैश। कॉलन डैश आप देख सकते हो कि अक्सर क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट इसका यूज हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हैं लिखने के लिए, डैश करके इसको फिर अपना लिखना स्टार्ट करते हैं इसके नीचे से। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसका प्रयोग किसी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन और कोटेशन जो भी चीज़ है आपका, इसका प्रयोग किसी कोटेशन जिसको बोलते हैं उद्धरण में प्रारंभ के पूर्व होता है। यानी कि आप किसी क्वेश्चन को या फिर कोटेशन आप स्टार्ट करें, यानी कि आपने क्वेश्चन, आपको कोई एग्जाम में पूछा है, आपको क्वेश्चन पता चल गया, आप आपको उसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, हेडिंग लिखते हो। हेडिंग देने के बाद ये कोटेशन के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक है, उद्धरण, हेडिंग के सामने इसको देखने के बाद फिर उसके नीचे से आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई बात कही गई है कि गांधी ऑब्टेन सेट, गांधी जी ने कहा कि, ठीक है, यहाँ पे कोटेशन दे दिया गया कि उन्होंने क्या कहा। अब आप जैसे कि आपको पहले बताया गया था ना इन्वर्टेड कामा को, कि किसी को कही गई बात को, तो देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कामा का यूज किया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे हम इन्वर्टेड कामा को नहीं दिख रहे हैं, हम यहाँ पे कॉलन एंड डैश की बात करें, तो यहाँ पे आपको कॉलन दिया गया, कॉलन डैश दिख गया कि इन्होंने जो बात कही है, यहाँ पे कॉलन डैश देखकर फिर जो बात कही गई उसको बताया गया है कि हेड द सीन बट नॉट ही सीनर, हेड द सीन बट नॉट हिट सीनर। तो देखा है ना, उनके कई बातों को सेंटेंस को यहाँ पे डिफरेंट काम में क्लोज कर दिया गया है। और गांधी ऑप्टेन सेट, यहाँ पे जो कह रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं,
उनको कॉलन एंड डैश से वहाँ पे प्रदर्शित किया गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होता है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है जो हाइफन। ठीक है सॉरी गाइस, नंबर 10 पे हमारा आता है हाइफन। हाइफन यानी कि आप देख रहे हैं छोटा सा माइनस मार्क की तरह होता है, जो आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो उसी तरह से एक मार्क होता है, चिन्ह जिसको बोलते हैं। इसका प्रयोग शब्द के विभिन्न खंडों को मिलाने के लिए होता है। यानी कि आपको कोई सेंटेंस है, सेंटेंस आप जानते हैं उसमें ढेर सारे वर्ड्स होते हैं, तो कुछ वर्ड्स जिसके मीनिंगफुल होते हैं उनको एक साथ करने के लिए यहाँ पे हाइफन का यूज होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे दिया है फादर, फिर दिया है हाइफन इन हाइफन लॉ, यानी फादर इन लॉ। तो यहाँ पे फादर एक अलग वर्ड है, इन एक अलग वर्ड है और लॉ अलग वर्ड है, तो इन तीनों वर्ड को एक करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं हाइफन का यूज किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सन हाइफन इन हाइफन ला, यानी कि सन इन ला। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं सन एक अलग वर्ड है, इन एक अलग वर्ड है और ला एक अलग वर्ड है। तीनों वर्डों को एक साथ 3 खंड में बटे हुए हैं और इनको एक साथ करने के लिए यहाँ पे हाइफन का यूज किया गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन से सेंटेंस में किस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा, और चिन्हों का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम में हेल्प होगी समझने में। ठीक है, हमें यहाँ पे एग्जांपल देते हैं पंक्चुएशन का, कि जैसे आपके एग्जाम में आ गया कि द टीचर शेड रीड योर बुक। ठीक है, फिर लास्ट में फुल स्टॉप दिया है, तो यहाँ पे आपको दिया गया कि इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप यूज करोगे तो उसका पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना होगा। तो यहाँ पे जैसे द दिया है तो हम द का पहला लेटर टी कैपिटल लिख देंगे, द, और बाद टीचर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे द टीचर, TEACHE, द टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है, टीचर शेड माने अध्यापक ने कहा रीड योर बुक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कहने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे द टीचर ये कह रहे हैं और इन्होंने क्या बात बोली है, रीड योर बुक, कि अपनी किताब पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 तरह का सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है कि एक पहला जो कह रहा है और दूसरा जो है जो बात कह रहे हैं उस बात को कहते हैं। यहाँ पे द टीचर, यहाँ पे फिर शेड माने कहा। तो ये आपका एक बात हो गया। तो ये एक सिंगल बात होने की वजह से सिंगल सेंटेंस को कामा के अंदर क्लोज कर देंगे। अब उन्होंने क्या बात कही कि रीड योर बुक, यानी कि अपनी किताब पढ़ो। तो यहाँ पे रीडर को क्या उनके द्वारा कही गई बात है। तो हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा था इन्वर्टेड कामा कि किसी की कही बात को इन्वर्टेड कामा में क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे क्या द टीचर शेड, फिर क्या कहा, रीड योर बुक। यहाँ पे आपको सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज, लास्ट में फुल स्टॉप। यानी कि पहले टीचर जो कह रहा है उनको लिखा गया, अब उन्होंने जो बात की उसको इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया गया। तो ये आपका यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क का यूज अच्छे से हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, जैसे दिया है कि राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि पंक्चुएशन मार्क का यहाँ पे भी करना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि राम यानी कि किसी का नाम है। तो आप जानते हैं कि किसी भी नाउन का, नाउन कहीं भी आए उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, नाउन तो आप जानते हैं कि नाउन का सेंट क्या होता है मतलब। तो यहाँ पे देखते हैं राम से टूटते हैं, पहले राम, तो किसी का नाम आता है तो पहले उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा राम। अब राम सेड टू मी यानी कि राम ने मुझसे कहा, तो जाएगा राम सेड टू मी। इतना है आपका एक सेंटेंस है, राम सेड टू मी। यहाँ पे एक सेंटेंस है तो इसको एक सिंगल कामा के अंदर बंद करें। और राम ने क्या कहा कि व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे राम सेड टू मी, फिर क्या कहा, इसको इन्वर्टेड कामा में स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन्वर्टेड कामा से यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों, यहाँ पे सेंटेंस में हमारे कुछ पूछा जा रहा है। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी आपसे कुछ पूछा जाए, ठीक है, कुछ आस्क किया जाए तो उसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को क्लोज कर देंगे। यानी कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। ठीक है, क्या कहा कि व्हाट इज योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे पहले जो कह रहा है उसको हम लोग ने सिंगल कामा में क्लोज किया, इन्वर्टेड कामा के उसके द्वारा कही गई बात को हमने सिंगल कामा में क्लोज किया। और बात कैसी है, क्वेश्चन से रिलेटेड बात है, इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का भी यूज किया गया। तो ये हुआ आपका पंक्चुएशन मार्क। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा दिया है यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट दिया है हाउ ओल्ड आर यू, कि तुम कितने एज के हो। ओल्ड का मतलब यहाँ पे ये मत ले लीजिएगा आप लोग कि आपके एज से रिलेटेड पूछ रहा है। ओल्ड यानी कि पुराना या फिर कितने एज के हो। ठीक है, आपके एज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन किया जाए। तो हाउ ओल्ड है, तो हाउ माने आप जैसे कि जानते ही हो कि हाउ मीन्स क्या होता है, कितने, कैसा या कितने। ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, कि तुम कैसे हो या कितने एज के हो। ठीक है, तब सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे तो पहले पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है,
ये हर इंग्लिश सेंटेंस का रूल होता है कि वाक्य जब भी स्टार्ट करेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल रखते हैं। हाउ हो गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड, हाउ ओल्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, आर यू, यहाँ पे ये हो गया। अब आप देख रहे हो कि जैसे सुनने में नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ ओल्ड आर यू, तो यहाँ पे हाउ मीन्स कैसे या कितने एज के। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन से रिलेटेड बात आ रही है तो यहाँ पे फुल स्टॉप न लगाकर हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको सेंटेंस पढ़ने में पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा था। जब पूछने वाली बात होती है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप देख सकते हैं। पहला वाले में हमने टीचर से रिलेटेड बात की कि यहाँ पे टीचर शेड यानी कि टीचर कह रहा है कि रीड योर बुक, ठीक है, कि अपनी किताब पढ़ो। तो यहाँ पे द टीचर, इसको सिंगल कामा बंद किया गया और फिर इन्वर्टेड कामा में इसको क्लोज करके उसे कही गई बात को इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया गया। और हमने नंबर 2 पे देखा हमने, ठीक है, कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे पहले राम को पहला लेटर कैपिटल लिखा गया, ठीक है, क्योंकि किसी नाम का नाम है। उसको सेड टू मी जो उन्होंने कहा, उसके बाद सिंगल कामा में आ गया। तो उसने जो बात कही उसको इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया। और उसकी बात कैसे थी, क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड, यानी कि वो पूछ रहा था, इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा अभी जस्ट कि हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम कितने एज के हो या फिर कैसे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूछने की बात की गई, इस वजह से पहला लेटर उसका कैपिटल रखा गया। और कुछ चीज़ पूछा जा रहा है, कोई चीज़, इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और टॉपिक पसंद आया होगा कि आपका पंक्चुएशन का यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा मार्क यहाँ पे सबसे अच्छा पूछा जाता है इसमें। अगर आप इसको अच्छे से इजीली यूज कर लिख कर सॉल्व कर देते हैं तो आपको इजीली आपसे अच्छा नंबर मिल जाता है, ठीक है। और जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, अगर आपको कोई भी टॉपिक से, ग्रामर या फिर इंग्लिश बुक से कोई भी क्वेश्चन परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम आपकी समस्या को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।